मेरे बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति के जो महत्वपूर्ण उपागम हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के जो उपागम है, चाहे परंपरागत उपागम हो, व्यवस्था उपागम हो या मार्क्सवादी उपागम हो, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और उनको तैयार करेंगे अच्छे से, है ना। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो बहुत कम समय बचा हुआ है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस ज्वाइन करके अपने तैयारी को बहुत पुख्ता आयाम दे सकते हो। केवल 2,999 रुपये में आप ले सकते हो हमारी क्लासेस, जहां आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कोर्स को लेने से आप बहुत अच्छी तरीके से विषय पर अपनी पकड़ बना सकते हो। आसान भाषा में राजनीति विज्ञान जो विषय है, इस पर अपनी कॉन्सेप्चुअल पकड़ बना सकते हो, ताकि ना केवल एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू के बाद भी आपको बहुत बहुत लाभ हो। ना केवल 2,999 रुपये में हम दे रहे हैं, सारे नोट्स आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आप बिना देरी के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो उपागम है क्या है। तो जैसे आप जानते हो, उपागम मतलब कुछ सिद्धांत होते हैं जो हम उस विषय को समझने के लिए बनाते हैं ना। तो आप देखेंगे कि जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है। कल मैंने आपको बताया कि जो तुलनात्मक राजनीति है, तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है। तो देखो, बहुत सारे जो अलग अलग देश है, वहाँ एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले जब इन राजनीतिक व्यवस्थाओं की आपस में तुलना की जाती है, जो राजनीतिक संस्थाएं होती है जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका आती है, तो इन राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना, उनके व्यवहारों की तुलना करना, उनका विश्लेषण करना और उनके आधार पर कुछ नियमों का निर्माण करना, जिससे राजनीति का विकास हो, इसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। बहुत आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। दो तरीके से तुलनात्मक राजनीति का हम अध्ययन करते हैं, इसकी प्रगति है। एक मैंने आपको बताया था, लंबवत होता है कि एक ही देश का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको लंबवत तुलना कहते हैं, और जब बहुत सारे देशों का आपस में हम अध्ययन करते हैं तुलनात्मक राजनीति में, तो इसको हम कह देते हैं क्षैतिज तुलना करना। तो ये तुलनात्मक राजनीति होती है। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया था, अरस्तु से होती है। हमारे अरस्तु महोदय ने सबसे पहले 158 देशों की तुलना की थी, वहां के संविधान की तुलना की थी, और इसके आधार पर पता लगाने की कोशिश की थी कि किसी भी देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था या जो शासन है, या इसे आप कह सकते हो जो सरकार है, क्या इसे मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो सत्ता है, देखो एक ही कहीं ना कहीं मतलब निकलती है। ये अस्थिर क्यों है, ये बार बार क्यों बदलती रहती है ना, अस्थिर क्यों होती है, इसका अरस्तु ने अध्ययन किया सबसे पहले। ठीक है, और जब अध्ययन कैसे किया उन्होंने, तुलना के माध्यम से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं से तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत होती है, और इतने महत्वपूर्ण देन के कारण ही जो अरस्तु महोदय है ना, इनको हम तुलनात्मक राजनीति के अलावा पूरे के पूरे राजनीति विज्ञान का पिता कह रहे हैं। बहुत अच्छे से आप समझ गए ये बात। अब देखो, तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहले अरस्तु महोदय ने अध्ययन किया। उनने 6 तरह की शासन प्रणाली बताई, मैंने जैसे आपको बताया, राजतंत्र। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने क्या बताया, निरंकुश तंत्र। ठीक है, इसके बाद में कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद गुट तंत्र, है ना। उसके बाद में क्या बताया था इन्होंने, कुलीन तंत्र के बाद में आती है राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था, और उसके बाद में आती है लोकतंत्र। इस तरीके से 6 प्रकार की शासन प्रणाली उन्होंने बताया था। ठीक है, और कैसे एक के बाद एक सारी शासन प्रणाली आते जाती है, इन सबका उन्होंने वर्णन किया था। मैं इतनी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे को एक चीज आपको याद कराना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि इन्होंने सबसे अच्छी शासन प्रणाली किसको बताई थी। सबसे अच्छी शासन प्रणाली किसको बताया हमारे अरस्तु ने। तो देखो, सबसे अच्छी शासन प्रणाली जो है, या इसको कहेंगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली क्या है, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी। उन्होंने सबसे अच्छी शासन प्रणाली बताया पॉलिटी को। ठीक है, सॉरी, सबसे अच्छी शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ बताया राजतंत्र को। ठीक है, राजतंत्र जो शासन है वो सर्वश्रेष्ठ है, राजतंत्र को सबसे ज्यादा अच्छा बताया हमारे अरस्तु ने। इसके बाद में, इसके बाद में पॉलिटी जो है, पॉलिटी को, ये मिक्स होती है 2-3 शासन प्रणाली का, है ना। बस इतना याद रखिए, पॉलिटी को इन्होंने क्या बताया,
ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अभी ठीक है। इस राजतंत्र है, पर अगर आप देखोगे व्यवहारिक रूप से जो ज्यादा अच्छी है उसको उन्होंने पॉलिटी बताया। ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार की शासन प्रणाली उन्होंने बताई थी। यहां से विकास हुआ तुलनात्मक राजनीति का, और विकास होते होते फिर इसमें बहुत विकास होते गया, है ना। इनके बाद मैंने आपको बताया था अरस्तु के बाद किसने योगदान दिया, तो अपने एक महोदय थे मैकियावेली। ठीक है, इन्होंने चरित्र के आधार पर शासन व्यवस्था को समझने की कोशिश की, और द प्रिंस कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने लिखा। ये मैकियावेली का योगदान था। इसके बाद में एक महोदय आते हैं तुलनात्मक राजनीति में, जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये अपने विचार देते हैं। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज करके एक बुक लिखी थी। ठीक है, इसके बाद में डी टॉकविले जैसे विचारक हुए, है ना। डी टॉकविले जैसे विचारक आते हैं। इन्होंने अमेरिका जैसे देश में देखने का प्रयास किया कि वहां लोकतंत्र है कि नहीं। टॉकविले ने यह अध्ययन किया कि लोकतंत्र है या नहीं। कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में लोकतंत्र है या नहीं, स्वतंत्रता बची है या नहीं। इन सब का अध्ययन से ही तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ। ठीक है, ये पहला चरण होता है विकास का। फिर जब दूसरा चरण आता है ना, तो दूसरे चरण में उपागमों को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि उपागम क्या होते हैं, और यहां से शुरू करेंगे हमारे उपागम के अध्ययन को। और सबसे पहले देखेंगे जो परंपरागत आपका उपागम है। आपके सिलेबस का पहला बिंदु क्या है? परंपरागत उपागम। आपके एमपीपीएससी का सिलेबस उठाकर देखोगे, है ना, तो एमपीपीएससी के सिलेबस में आप पाओगे, हमारे सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया गया है। सिलेबस क्या है हमारा? तो आप देखोगे इसमें इन्होंने कहा है कि जो तुलनात्मक राजनीति है, इसके उपागम, है ना, इसके उपागम हमको देखने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम हमको पढ़ना है। ठीक है, परंपरागत उपागम करना है। इसके बाद में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम इसमें हम देखेंगे। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम के बाद में हम सबसे अंतिम वाला देखेंगे मार्क्सवादी उपागम। तो ये आपके सिलेबस जो है उसका एक दूसरा बिंदु है ना। दूसरा बिंदु में ये चीजें देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं परंपरागत उपागम कि आखिर क्या है ये परंपरागत उपागम, और क्या बातें इसमें कही गई है, कितने उपागम इसमें शामिल होते हैं। तो अब हमारा पहला जो उपागम है, इसको हम कहेंगे परंपरागत उपागम। देखो परंपरागत उपागम क्या होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा उपागमों के बारे में कि केवल नाम सुनकर ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप देखो परंपरागत उपागम, अब जब नाम में इस शब्द देखते हो परंपरागत, तो हम कहते हैं ना कि ये हमारी परंपरा है। पेड़ों की पूजा करना हमारी परंपरा रही है। मतलब पहले जो प्रथा शुरू हो गई, पहले पहले हमने जो चीजें करी, उनको हम कहते हैं कि परंपरा से चली आ रही है, उसमें हम अपना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया। तो परंपरागत उपागम से हमको ये समझ में आ रहा है कि हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं कि भैया पहले क्या हुआ। तो हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। परंपरागत उपागम का मतलब ये है कि जब हमने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना शुरू किया, तो जब हमने शुरू में अध्ययन शुरू किया, तो मैंने आपको बताया अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, और इनने क्या किया, इसके बाद में भी जो नए नए आधुनिक विचारक आए, तो इन्होंने शुरू में जब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन आरंभ हुआ, या थोड़ा सा अच्छी भाषा प्रयोग करता हूं, शुरू नहीं, इसको कहेंगे हम आरंभ हुआ। तो हमने क्या किया, राजनीतिक जो संस्था है उस समय हमने शुरू में क्या किया, केवल जो अलग अलग देश की जो राजनीतिक संस्थाएं है ना, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनको राजनीतिक संस्थाएं कहते हैं। तो अलग अलग देश की जो राजनीतिक संस्थाएं है, अलग अलग देशों की जो शासन पद्धति है ना, पद्धति है या जो सरकार है, ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग देशों के संविधान है ना, तो इनके आधार पर, और जो अलग अलग शासन है, आम भाषा में कहूं जो अलग अलग शासन है, केवल इनके आधार पर हमने क्या किया, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। डायरेक्ट जैसे जो राजनीतिक संस्थाएं है, जो सरकार है, और वो जैसा शासन चला रहे, केवल हमने इनका अध्ययन कर लिया और इसके आधार पर तुलनात्मक राजनीति में कुछ विचार देने की कोशिश की गई। ठीक है, तो
परंपरागत उपागम में हमने केवल शुरुआत की थी तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के, तो हमने बहुत सीमित अध्ययन किया था। केवल संस्थाओं का अध्ययन किया, सरकारों का अध्ययन किया और कुछ सामान्य नियम बनाने की कोशिश की, है ना। हम उससे आगे नहीं बढ़े। हमने व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया, इसमें राजनीतिक दल और ये सब जो चीजें थी, जो प्रक्रिया थी, इनका अध्ययन नहीं किया था। केवल संस्थाओं का नॉर्मल अध्ययन कर लिया कि अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है ना। तो परंपरागत मतलब केवल हमने जहाँ शुरू किया था, ये बहुत अपनी विकसित अवस्था में नहीं है ना। केवल हम संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित है। केवल यूरोप यूरोप और अमेरिका अमेरिका तक ये सीमित था, ठीक है। और केवल यूरोप और अमेरिका के अध्ययन तक ये सीमित था, तो बहुत छोटा इसका क्षेत्र था, है ना। जब फिर क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ, दुनिया में जब उपनिवेशवाद खत्म हुए, तो बहुत सारे नए राष्ट्र आए। तो अब यहाँ डिमांड बढ़ी कि जो नए नए देश है इनको भी शामिल किया जाए, एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, इन देशों में भी अध्ययन किया जाए राजनीति का, सबका। तो यहाँ से तुलनात्मक राजनीति का बहुत विकास हुआ। तो परंपरागत उपागम इस शुरू का उपागम है, जब हमारा उपागम बेसिकली संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, उतना आगे नहीं बढ़ा था। तो इसलिए इसमें हम केवल परंपरागत चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे सरकार क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, और राजनीतिक संस्थान जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका क्या होती है, अलग अलग जगह की कैसे कैसे काम कर रही है। तो इसको परंपरागत उपागम देख कहा। और आधुनिक उपागम में हम आधुनिक चीजों को देखेंगे, जैसे व्यवस्था उपागम की बात करेंगे, मार्क्सवादी उपागम की बात करेंगे, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, ये सब उपागम देखेंगे। तो ये नए समय के उपागम आएंगे, तो इनमें हम नए चीजें देखेंगे, जो नए परिवर्तन हुए, ठीक है। तो ये है परंपरागत उपागम, जिसमें हम परंपरागत चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग उपागम आएंगे, अलग अलग लोगों के। तो अब देखते हैं एक एक करके इसके अंतर्गत जो उपागम आएंगे उनको कुछ श्रेणियों में हम बांटेंगे, और एक एक करके अब हम उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए कि जो ये परंपरागत उपागम है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं संस्थागत उपागम। क्या कहते हैं? संस्थागत उपागम। अब कहेंगे आप इसको संस्थागत उपागम भी क्यों कहा जाता है? संस्थागत या वैधानिक उपागम भी इसको कहा जाता है। समझ गए? कुछ वैधानिक चीजों का हमने अध्ययन किया, केवल संस्थाओं का अध्ययन किया, इसीलिए तो इसको पुराना उपागम कहा जा रहा है। पुराना उपागम मतलब पुराने तरीके से कैसे तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया जाता था, उसको परंपरागत उपागम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत जो बहुत सारे उपागम आते हैं पुराने, जिनको हम कहते हैं, उनको देखते हैं एक एक करके। परंपरागत उपागम में पहला उपागम है, पहला उपागम है हमारा औपचारिक। औपचारिक या इसे कहते हैं वैधानिक या वैधानिक उपागम, ठीक है। परंपरागत उपागम में बहुत सारे उपागम आते हैं, तो उसका ये पहला जो हमारा उपागम है ना, इसको कहते हैं। यह उपागम लिखने से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम यहाँ सिर्फ लिख देते हैं कि परंपरागत जो उपागम में शामिल होता है। तो हाँ, चलो लिख देते हैं उपागम, क्योंकि उपागम सभी को संयुक्त रूप से कहा जाता है। तो औपचारिक उपागम में क्या हो रहा है, देखो जहां शब्दों पे ध्यान दीजिए। औपचारिक का मतलब होता है कि औपचारिकता कर रहे हैं। औपचारिकता करेंगे तो केवल हम अलग अलग देश में जो शासन व्यवस्था है, जो संस्थान है, उनका अध्ययन कर ले रहे हैं और हमारी औपचारिकता कर लेते हैं, या जो वैधानिक अध्ययन कर रहे हैं कि वहां जो सरकार है केवल उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखो नाम से सारी चीजें क्लियर होगी। तो क्या होता है औपचारिक या वैधानिक उपागम? तो देखो औपचारिक या वैधानिक उपागम में हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग देश के संविधान है ना, अलग अलग देश के संविधान है, उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो सरकारें हैं उस देश की, ठीक है, अलग अलग देशों में जो सरकारें हैं, और जो सरकारों की संरचना है कि सरकार कैसी बनी है, सरकारों की जो संरचना है, ठीक है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन करते, तो देखो केवल औपचारिकता कर रहे हैं हम कि जो संस्थान हमको सामने दिख रहे हैं, तो हम देख ले रहे हैं औपचारिक रूप से वो कैसे कैसे बने हैं, उन, है ना, वहां की सरकारें का स्वरूप क्या है, उनकी संरचना कैसी है, इनकी तुलना कर रहे हैं। तो औपचारिक या वैधानिक उपागम में जो वैधानिक चीजें हमको दिखाई देती है किसी भी देश की, केवल इनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह क्या करता है, इसमें जो विभिन्न देश के अलग अलग संविधान होते हैं, जो विभिन्न देशों के संविधान होते हैं, इनके अध्ययन के माध्यम से
इनके अध्ययन के माध्यम से हम तुलना करते हैं। ठीक है, विभिन्न देशों के अलग अलग संविधानों का अध्ययन करते हैं और उनके माध्यम से तुलना करते हैं हम, है ना, और कुछ नियमों और सामान्य सिद्धांतों का सामान्य सिद्धांतों के निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसी को कहा जाता है औपचारिक या वैधानिक उपागमन। केवल औपचारिक रूप से हम उनका अध्ययन कर लेते हैं कि वो कैसे बने हैं, क्या बने हैं, तो सभी देशों में कुछ समानता देख लेते हैं कि अच्छा उनको बनाने के ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए, इनने ऐसे ऐसा काम करना चाहिए। अगर कुछ चीजें समझ आती है तो हम तुलनात्मक राजनीति में लिख देते हैं। जैसे हमने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया और अलग अलग देशों में देखा कि वहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो हम देखेंगे हर जगह की संसदीय व्यवस्था कैसी है, कहाँ की व्यवस्था अच्छी काम कर रही, कौन सी व्यवस्था में अच्छी चीज है, कौन सी व्यवस्था में अच्छी बुरी चीज नहीं है। तो हम एक सिद्धांत बना देंगे कि संसदीय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे सांसदों का चुनाव होना चाहिए, उनने कैसे कानून निर्माण करना चाहिए, वो कैसे लागू होना चाहिए कार्यपालिका के द्वारा, और ये नियम बना दिए हमने संसदीय व्यवस्था के। तो इस तरीके से इसके माध्यम से तुलना करके नियम कानून बनाए जाते हैं और सामान्य सिद्धांत हम बनाते हैं राजनीति के। तो ये हो गया आपका वैधानिक या औपचारिक उपागम। ठीक है, अब इसको मानने वाले विचारक कौन कौन है, तो देखो जो पुराने समय में हमारे विल्सन है, वुड्रो विल्सन, है ना, इन्होंने इसको स्वीकार किया, वो वैधानिक अध्ययन को ठीक है तुलनात्मक राजनीति में मानते। इसके अलावा डायसी, है ना, जो हमारे डायसी महोदय है, उन्होंने उपागम का प्रयोग किया है, समर्थन किया, संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। नए समय में आप देखोगे तो देखो नए विचारक कौन कौन है जो इसका समर्थन करते हैं, तो देखो इसमें नाम आता है न्यूमैन महोदय है। इसके अलावा कार्टर करके हमारे राजनीतिक वैज्ञानिक, इसके अलावा जॉन हर्ज। ठीक है, जॉन हर्ज। तो ये और कुछ नए समकालीन ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस औपचारिक जो उपागम है इसका समर्थन किया है, संस्थाओं के अध्ययन का समर्थन किया है। ठीक है, इसमें संविधान और सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो आपको पता है 19वीं जो सदी है, एक अच्छी चीज जानिए आप, 19वीं जो सदी है, आपको पता है इसमें क्या हुआ। 19वीं सदी में बहुत सारे नए राष्ट्र बने, नए नए संविधान बने देशों में, नए नए संविधान बने। ठीक है ना, बहुत सारे देशों में बहुत तरीके के नए नए संविधान बने। आप एक चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैं 19वीं सदी कह रहा हूं तो 19वीं सदी का मतलब क्या होता है। 19वीं सदी का मतलब 1900 से 2000 मत समझिएगा, इसका मतलब होता है 1800 से 1900। ठीक है, इसके बीच का समय है, इसको 19वीं शताब्दी कहेंगे। एक पीछे चलता है, जैसे आप मान लीजिए जैसे हमारी उम्र काउंट करते हैं, मैं कहूंगा आपसे कि मैं 1 साल का हूं, तो 1 साल में 0 से 1 साल के बीच का समय आएगा। आप कहेंगे मैं 2 साल का हूं, है ना, तो ये जो 1 से 2 साल तक पहुंचने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं 2 साल। मतलब ये 0 से चलता है ना, जब पूरा होता है जैसे 0, 0.1, 0.2 और 0.5, 0.9, इसके बाद में 9.9 और उसके बाद में 1 आएगा ना, तो इस तरीके से चलता है, इसलिए हम पीछे से काउंट करते हैं। यहाँ 18 खत्म हो गया और यहाँ 19 खत्म हो गया, तो ये इसके बीच का समय इसमें आता है पूरा ना, तो एक पीछे चलता है, ये गणित रखिएगा। तो जो 1800 से 1900 तक का समय है, इसमें बहुत सारे देशों में संविधान बना, इसलिए जो भी विचारक होते हैं, ठीक है, जो भी संवैधानिक वैज्ञानिक है या जो राजनीतिक शास्त्री है, उन्होंने 19वीं सदी को क्या कहा है, 19वीं सदी को उन्होंने कहा है संविधान की सदी। 19वीं सदी को उन्होंने संविधान की सदी कहा है या संविधान का युग कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, संविधान का युग किसे कहा गया है, तो आप कहेंगे 19वीं शताब्दी को। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप याद रखेंगे कि जो 19वीं सदी है इसको संविधान की सदी कहा गया है। तो ये जो हमने अभी देखा औपचारिक उपागम, इसकी कुछ कमियां रही। ठीक है, ये औपचारिक उपागम जो हमने बताया इसकी कुछ कमियां क्या रही, कमी आरोप लगाया गया। तो राजनीति में दोनों चीजें चलती है कि विश्लेषण होता है, कोई सिद्धांत दिया जाता है, फिर उसकी कमियों की आलोचना की जाती है, फिर नया सिद्धांत बनाया जाता है।
तो इसकी कमियां कह रही कि केवल इसमें जो संस्था है ना, वही जो विशेषता है वही कमियां है। संस्थाओं के अध्ययन पर ही विशेष जोर दिया गया। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया, संविधान के अध्ययन करने पर जोर दिया, संविधान के अध्ययन पर बल दिया। और जो अन्य कारक होते हैं, जो अन्य कारक होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, है ना, इन सब की उपेक्षा की या उपेक्षा की। ठीक है, इन सब की इन्होंने उपेक्षा की, तो ये इनकी कमियां बताते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए आप कि जो ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन में आपको पता है क्राउन का शासन है, जिसके किंग, किंग का शासन है। पर व्यवहार में आप देखोगे, व्यवहार में क्या है, व्यवहार में पर इसके अलावा भी जनता के हाथ में बहुत सारी शक्ति, आंदोलन, हड़ताल और सबकी, जैसे ब्रेग्जिट में जनता के लिए, तो बहुत सारी चीजें होती। तो केवल संस्था का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि किंग शक्तिशाली है, पर व्यवहार में वहां की संसद बहुत शक्तिशाली है। तो ये चीजें हमको देखना होता है। जैसे भारत में आप देखो तो भारत में हमारे यहाँ राष्ट्रपति सब कुछ है, पर व्यवहार में प्रधानमंत्री सारे काम और सब चीजें करता है। तो केवल संस्थाओं के अध्ययन करने से हम राजनीति के संबंध में कोई नियम नहीं बना सकते भैया। जैसे समाज जहाँ का जैसा होता है वहां की राजनीति वैसी होती है। आर्थिक स्थिति का राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक स्थिति इन सब के कारण बनी है। लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों की चेतना क्या है, लोगों में शिक्षा कितनी है राजनीति को लेकर, तो बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो केवल संस्थाओं के अध्ययन से आप कोई नियम नहीं बना सकते, आपको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन भी करना पड़ेगा, तब कोई अच्छा सिद्धांत आप बना सकते हैं। तो केवल संस्थाओं का अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, इतना समझ लीजिए, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो केवल संस्थाओं का अध्ययन किया तो उससे कहाँ आप राजनीति के संबंध में कोई बात कह सकते। मतदाता किस बात से वोट देता है प्रभावित होकर, इस संसद का अध्ययन करके आप पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये था आपका कौन सा उपागम, औपचारिक या संस्थागत उपागम। हम अब देखते हैं अगला उपागम जो परंपरागत उपागम में आता है। परंपरागत उपागम, दूसरा उपागम जो आता है इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक उपागम। क्या कहते हैं हम इसको, कहते हैं ऐतिहासिक उपागम। अब देखो नाम से स्पष्ट है, ऐतिहासिक उपागम में क्या किया जाएगा। ये अमूमन इसका प्रयोग कौन करते हैं, जो थोड़े से कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये ऐतिहासिक उपागम में क्या करते हैं, ये वर्तमान का अध्ययन तो करते करते पर इससे ज्यादा मतलब वर्तमान में कोई सिद्धांत देने के लिए ये इतिहास का अध्ययन करते हैं कि पूरे के पूरे देश का इतिहास कैसा रहा है और किस वजह से आज की वर्तमान व्यवस्था अस्तित्व में आई है। तो ऐतिहासिक उपागम में ये क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से राजनीति में कुछ नियम और कानून बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम का जो लोग प्रयोग करते हैं, इसके जो समर्थक है उनको देखो। ऐतिहासिक उपागम के समर्थन कौन कौन है, समर्थक तो आप कहेंगे अरस्तु है। ठीक है, इन्होंने भी पूरे यूनान के अलग अलग देशों का और वहां के इतिहास का अध्ययन किया और फिर राजनीति के बारे में लिखा। तो सबसे बड़े समर्थक इसके अरस्तु है। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी इतिहास का अध्ययन करके अपने सिद्धांत दिए। इसके बाद में सबसे बड़े एक हीगल है। हीगल के बाद में काक्स, वैज्ञानिक भौतिकवाद, इन्होंने भी इतिहास का अध्ययन किया और फिर तुलना की, तो इसको हम ऐतिहासिक उपागम कहेंगे। इसके बाद में मैकाइवर, है ना, ये आदि विचारक है। इन्होंने मुख्यतः किस पर बल दिया, ऐतिहासिक उपागम पर। और सबसे ज्यादा जो बल दिया वो दिया हीगल ने। देखो हीगल का एक उदाहरण देखो, हीगल ने क्या कहा कि इन्होंने जो इतिहास का अध्ययन किया, इन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और उसमें देखा कि राज्य का विकास कैसे होता है, राज्य का विकास कैसे होता है, विकास कैसे होता है ना। इन्होंने इतिहास के अध्ययन के माध्यम से जो एशियाई राष्ट्र है और जो पश्चिमी राष्ट्र है,
इनमें अंतर बताया। देखो इतिहास के अध्ययन से ही इन्होंने राष्ट्र और वहां की राजनीतिक व्यवस्था में अंतर बता दिया, तो यही तो ऐतिहासिक अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने अंतर बताया। और इन्होंने जो जर्मनी है, कहा जर्मनी प्राचीन से ही सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। इस समय एक चीज क्या थी कि जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन पाया था, वो प्रशिया के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे विभागों में, छोटे छोटे भागों में, जैसे भारत था ना आजादी के पहले, वैसे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इनकी मान्यता थी भैया कि जर्मनी को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। तो यहाँ वो ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग करते, वो इतिहास का अध्ययन करते और जर्मनी को महान बताते। जैसे अखंड भारत की हम बात करते हैं ना कौटिल्य के समय की, कि भारत इतना बड़ा था। अगर मैं वो उपागम तुम लोगों को बताऊं कि आप इतने महान साम्राज्य आपका था, लोगों में राष्ट्रवाद जागेगा और उतने बड़े भारत बनाने की बात करने लगेंगे लोग, तो ये इसमें शामिल होता है। तो ये आदर्शवादी करते जो वर्तमान को बदलना चाहते हैं, तो पुराना उदाहरण लेते हैं और पुराने अध्ययन के माध्यम से अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐतिहासिक उपागम जो राजनीति का अध्ययन करता है ना तुलनात्मक, तो ये इतिहास के अध्ययन के माध्यम से करता है, तो इसको हम कह देते हैं ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, तो इन्होंने जर्मनी को जो है ना, जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र राज्य कहा, है ना, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र राज्य कहा कि जर्मनी शुरू से ही एक राष्ट्र रहा है। उस समय नहीं था, पर इन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद भरने के लिए बात कही। ठीक है, ये जो ऐतिहासिक उपागम के समर्थक है ना, ये किस पर बल देते हैं? तो ये राजनीतिक संस्थाओं के विकास पर बल देते हैं, है ना। जब देश में संस्था नहीं होती, कुछ नहीं होती, तभी तो आप इतिहास का अध्ययन करते हैं। या संस्था आपको कुछ बनाने की जरूरत होती है, नया संविधान बनाने की जरूरत होती है, नया शासन स्थापित करने की जरूरत होती है, तो आप इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसके माध्यम से कुछ संस्थाओं के विकास करने की कोशिश करते हैं, नया राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें जो व्यवस्था काम में आती, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या नया शासन, कुछ भी, तो ये संस्थाओं के विकास पर जोर देते हैं। ठीक है, आधुनिक ये भी इतिहास के अध्ययन को जरूरी मानते हैं। और कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार दिए, उन्होंने भी इतिहास का अध्ययन किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके माध्यम से अपने सिद्धांत बनाए। तो जब हम कोई विचार देने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम ऐतिहासिक उपागम कह देते हैं। बस इतना याद रखिएगा। कौन कौन लोग समर्थन करते हैं, तो ये आपने छोटे से रूप में देख लिया। ठीक है, तो यही ऐतिहासिक उपागम हो गया। ठीक है, अब ऐतिहासिक उपागम की कमियां क्या रही, देखो आप खुद जान सकते हो कमियां। आप खुद मुझे बताइए कि जब इतिहास के माध्यम से हम कोई राजनीति की तुलना करने की कोशिश करते, तो इतिहास और वर्तमान में अंतर होता है, संसाधनों में बदलाव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लोगों की चेतना बदल जाती है। तो आप बताइए मुझे क्या कमियां हो सकती है? अरे कमियां ये हो सकती है कि केवल क्या, एक सवाल है, केवल क्या अतीत पर बल देकर, कि हम अतीत पर बल देकर वर्तमान को ठीक से नहीं जाता, ठीक से नहीं समझ सकते, है ना। ये इसकी कमियां, ये केवल अतीत की बात करते थे। जैसे अतीत में भारत अखंड भारत था, अरे तो भैया उस समय राजतंत्र था, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि शक्तिशाली राजा अगर होता तो वो जीत सकता था। बाद में अभी ऐसा है कि आज लोकतंत्र है, अलग अलग राज शक्तिशाली हो चुके, लोग शिक्षित हो चुके हैं, संचार के साधन बढ़ गए हैं। अब किसी को राजा नहीं बनना है, सरकार का चुनाव हम करते हैं। तो अतीत के माध्यम से भारत महान था, तो अभी महान बनाने के पैरामीटर्स दूसरे हैं, अभी वर्तमान अलग है। तो इतिहास का अध्ययन ठीक है, हम कुछ चीजों को समझने के लिए कर सकते हैं, पर उसके आधार पर अभी कुछ राजनीति को समझने की कोशिश नहीं कर सकते। राजतंत्र उस समय अलग था, अभी लोकतंत्र बहुत अलग चीज है, क्योंकि मानव का स्वभाव एक विकास करने का होता है। तो हम इतिहास के अध्ययन से सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर इतिहास जरूरी होता है अपने आप को जानने के लिए, अपनी गलतियों को जानने के लिए, कि वैसी गलती ना दोहराए और कुछ नई चीजें सीखना है। तो इतिहास में हमने जो जो गलती की, वो गलती ना करके हम नई चीज सीख सकते हैं। और एक इतिहास में धीरे धीरे चीजों का विकास होता है। तो इतिहास उसको समझने के लिए जरूरी होता है कि जैसे मानव ही आया, तो मानव आदि मानव था, उसने खेती सीखी, आग का आविष्कार किया, धीरे धीरे व्यापार वगैरह करने लगा, फिर कुछ कपड़े बनाने लगा, फिर वाहन बनाने लगा, गाड़ी बैल बनाई होगी, फिर आज तब हमने एरोप्लेन बनाया, विकास होता है। तो इसको समझने के लिए इतिहास को पढ़ा जाता। तो यही आपका दूसरा उपागम है। ठीक है, ये यहाँ ऐतिहासिक उपागम हो गया। अब देखो अगला उपागम,
अरे परंपरागत उपागम का जो तीसरा उपागम है, जो तीसरा उपागम इसके अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो देखो, ये बहुत अच्छा उपागम है। तीसरा उपागम, इसको हम कहते हैं क्षेत्रीय उपागम। नए पेज से लेते हैं, पेजों की कोई कमी नहीं है अपने पास, है ना, पर्यावरण का भी हमको विनाश नहीं करना, ठीक है। तीसरा तीसरा उपागम है क्षेत्र उपागम। जो हमारे परंपरागत उपागम में तीसरा उपागम शामिल होता है, उसको हम कहते हैं क्षेत्र उपागम। तो क्षेत्र उपागम का मतलब क्या हुआ आपका? देखो, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, क्षेत्र उपागम। तो अब क्या हुआ, तुलनात्मक राजनीति में बहुत तरीके के विचारक आए। तो कुछ विचारक आए, इन विचारकों ने ये अपनी बुद्धि लगाई कि यार भाई, जिन ऐसे क्षेत्रों में ना अलग अलग तरीके के जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ की अलग अलग संस्कृति होती है, वहाँ के संस्कार अलग अलग होते हैं, वहाँ के लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है, वहाँ की जो पर्यावरण है, जो हवा पानी है, प्रकृति है, जलवायु अलग अलग तरह की होती है। तो जिन क्षेत्रों की जलवायु, जिन क्षेत्रों की संस्कृति, जिन क्षेत्रों का पर्यावरण एक समान होता है, उन क्षेत्रों में अलग व्यवस्था होती है, अलग संस्कृति होती है, अलग राजनीतिक व्यवस्था होती है, उनकी अलग आर्थिक व्यवस्था होती है। तो हर क्षेत्र की अलग अलग विशेषता हो सकती है। तो पूरी दुनिया में राजनीति एक जैसी कैसे हो सकती है? तो जो जब दुनिया ही अलग अलग है, दुनिया में इतनी विविधता है, तो अब राजनीति में कैसे एकता लाने की बात कर रहे हो? तो इन्होंने कहा नहीं, अब क्या करेंगे, अब राजनीति का अध्ययन क्षेत्र के हिसाब से करेंगे, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग पर्यावरण होता है, तो उन देशों में, उन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की सरकारें होती। पर जो क्षेत्र, अब जैसे असमानता में भी जो क्षेत्र एक जैसे होते हैं, वहाँ की संस्कृति एक जैसी होती है, वहाँ का कहीं ना कहीं भूगोल एक जैसा होता है, वहाँ का पर्यावरण एक जैसा होता है, लोगों का स्वभाव एक जैसा होता है, धर्म एक जैसा होता है। जैसे देखो, पूरी दुनिया में एक जैसी स्थिति तो है ही नहीं। आप देखोगे, एशिया की हम बात करते हैं, हम भारत से शुरू करेंगे, क्यों बार बार यूरोप को ही ढोल दिया जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, वो अग्रणी है, तो नहीं, हम बात करेंगे भारत में। आप देखो, हमारे एशिया को समझिए आप, खासतौर से हमारे दक्षिण एशिया को। तो आप देखोगे एशिया में भारत, इंडोनेशिया ले लो या इधर तक, इधर लोगों में ना धार्मिकता की भावना ज्यादा है, कहीं ना कहीं एक जैसी व्यवस्था है, हम लोग धार्मिक ज्यादा होते हैं, संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हैं। आप अफ्रीका में देखो, वहां जंगल और उस तरह का पर्यावरण है, तो वहां के लोगों में अभी भी ना कबीलाई संस्कृति ज्यादा है, वो कबीलों में विश्वास करते हैं। आप हमारे यहाँ पश्चिम एशिया में आओ, यहाँ देखोगे आप धार्मिक शासन, धार्मिकता ज्यादा हावी है अभी भी। आप यूरोप में जाओ तो वहां के लोगों को राजतंत्र और ये सब चीजों में आज भी आस्था है उस तरीके से, है ना। वो लोग ज्यादा स्वतंत्रता को चाहते हैं, अलग तरीके से वहां राजनीति चलती है। इसके बाद में जब आप रशिया के साइड आओगे, तो इधर चाइना और रशिया जापान वाला जो एरिया, यहाँ आप कम्युनिज्म का थोड़ा सा भाव देखोगे, है ना। इसके अलावा जब आप जाओगे अमेरिका में, तो वहाँ की थोड़ी सी राजनीति और क्षेत्र के लोगों का स्वभाव और राजनीति अलग अलग है। तो जब लोग, पूरे एरिया अलग अलग है, और जो एरिया थोड़े से समान है, चाहे पर्यावरण में हो या संस्कृति में, तो वहाँ एक जैसी शासन व्यवस्था आपको चलते हुए दिखाई देगी। तो हमने अब क्या प्रयास किया क्षेत्रीय उपागम में, कि हमने क्षेत्र के हिसाब से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया। तो इसी को हम नाम दे देते हैं क्षेत्रीय उपागम, और कुछ अलग से नहीं है। तो सबसे पहले किसने बात की क्षेत्रीय उपागम की? तो हमारे मैक्रिडीज महोदय हैं, इनका नाम है मैक्रिडीज, है ना। इनने सबसे ज्यादा योगदान दिया क्षेत्रीय उपागम में, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। मैक्रिडीज ने एक प्रसिद्ध कथन कहा। क्या कहा हमारे मैक्रिडीज महोदय ने? इन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में, है ना, जिन क्षेत्रों में या विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में, वहां देशों में वहां की जो संस्कृति होती है, संस्कृतियों में समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, वहां की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना करना आसान है, तुलना करना आसान है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्रों में राजनीतिक मतलब सांस्कृतिक समानता पाई जाती है, भौगोलिक समानता पाई जाती है, वहां लगभग एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो
इनका अध्ययन करना समान है, तो क्यों हम एक जैसा अध्ययन ना करके अब अलग अलग अध्ययन करेंगे? जिस क्षेत्र में जैसी विशेषता है तो उस क्षेत्र का अलग अध्ययन किया जाए। कोई क्षेत्र अलग है या किसी क्षेत्र में एक समान चीजें हमको दिखाई देती है तो हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे दुनिया अलग अलग है, अलग अलग अक्ष पे जो देश है उनकी विशेषता अलग अलग है हर देश के, तो उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। और जहां एक जैसी समानता पाई जाती है तो समान क्षेत्रों का अध्ययन एक साथ करेंगे। जैसे एशिया का अध्ययन करेंगे, यहाँ समानता है, अफ्रीकाई देशों का अध्ययन कर सकते हैं, तो इस पर बल दिया गया। तो इसी को क्षेत्र उपागम कहा गया कि अब क्षेत्र के आधार पर हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इस पर जोर दिया कि अब पूरी दुनिया में अलग अलग नए देश अस्तित्व में आ गए, अलग अलग देशों की व्यवस्था हमको अलग अलग नजर आने लगी है ना, स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। इस समय साम्यवाद का उदय हो गया, ठीक है। तो साम्यवादी देशों की व्यवस्था अलग होगी, पूंजीवादी देशों की अलग व्यवस्था होगी, गुट निरपेक्ष देशों की व्यवस्था अलग होगी, सबका अध्ययन अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय बहुत सारे विचारक हुए हमारे राजनीति में। बहुत सारे विचारकों ने क्या किया, अलग अलग देशों का अध्ययन किया, अलग अलग देशों का अध्ययन किया क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, है ना, जहां एक समान संस्कृति हमको मिलती देखने के लिए, ठीक है। मतलब जो यूरोपीय विचारक है, अब ऐसा होने लगा, पहले यूरोप में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन होता था। अब जो यूरोपीय विचारक है, यूरोपीय विचारकों ने पहली बार गैर पश्चिमी राष्ट्र जो है ना, गैर पश्चिमी राष्ट्र जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया आता है, गैर पश्चिमी राष्ट्रों का अध्ययन किया, ठीक है। ये इसकी बड़ी देन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन से विचारकों ने कहाँ का अध्ययन किया, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे राजनीतिक विचारक हुए जिनका नाम है डेविस, ठीक है। डेविस नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, डेविस डोनाल्ड ट्रम्प की, आपको अंग्रेजी नाम लग रहा है ना, अमेरिकन है ना, डेविस अमेरिकन से होता है, तो डेविस ने अमेरिका का अध्ययन किया, ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है। डेविस ने कहाँ का अध्ययन किया, इनने अमेरिकी क्षेत्रों का अध्ययन किया, ठीक है। पूरे अमेरिका क्षेत्र में जहां समान संस्कृति थी वहां इन्होंने राजनीतिक अध्ययन करके तुलनात्मक राजनीति में योगदान दिया। इसके बाद में मैकिन हमारे अगले विचारक हुए, तो इनका नाम है मैकिन। मैकिन ने किसका अध्ययन किया, तो मैकिन ने अध्ययन किया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का। देखो इसमें भारत भी आता है, हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों का अध्ययन किया। अब ये याद कैसे रखोगे, देखो डेविस नाम अमेरिकन है तो इन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया। आपको पता है भारत को दक्कन कहा जाता है, दक्कन का पठार, तो मैक्कन दक्कन मिलता जुलता है ना, तो इसलिए आप मैक्कन याद रखिएगा क्योंकि भारत में आता है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन किसने किया, मैक्किन ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक अगले जो विचारक हुए इनका नाम है एंडरसन। क्या नाम है इनका, नाम है एंडरसन। तो आपको पता है इंग्लैंड एक बहुत बड़े क्रिकेटर है इंग्लैंड की टीम के, जिनका नाम है एंडरसन। क्या महान बॉलर है टेस्ट क्रिकेट में। ये कहां से, इंग्लैंड से। मतलब तो एंडरसन ने यूरोपीय देशों का अध्ययन किया ना, यूरोप से, तो इन्होंने यूरोपीय देशों का अध्ययन किया, ऐसे आप याद रखिएगा। तो देखो ये अलग अलग विचारक हुए जिन्होंने अलग अलग देशों का अध्ययन किया। इसके अलावा एक हमारे विचारक है जिनका नाम है हरारी। हरारी, ठीक है। इन्होंने अध्ययन किया मध्य का, मध्य और पूर्व का, मध्य पूर्व एशिया। अब मध्य पूर्व एशिया में आप देखोगे तो इधर मध्य में आपका पश्चिम यूरोप का भी हिस्सा आता है, चीन और जापान वाला एरिया भी आता है पूर्व में। तो आप युवान नोवा हरारी एक बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने सेफियंस करके किताब लिखी है। तो आप हरारी नाम है, तो इससे आप याद रख सकते हरारी जो महोदय है इन्होंने मध्य का अध्ययन हरारी ने किया। तो ये था क्षेत्रीय उपागम। तो इन्होंने क्षेत्र के आधार पर राजनीति का अध्ययन किया। और किन किन इसमें ऐसे हमारे विचारक हुए जिन्होंने किन क्षेत्रों का अध्ययन किया है मैंने बताया। ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए जानना जरूरी हो सब मैं आपको यहां बता रहा हूं। इसके अलावा सिर्फ ये याद रखिए जो क्लास में पढ़ा रहा हूं आपकी नैया 100% पार लगने वाली। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, भरोसा रखिए 80% से ज्यादा नंबर आप स्कोर करने का सामर्थ्य रखोगे अगर क्लास ढंग से लगाते हो तो, और कुछ मत करिए, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो हरारी महोदय है इन्होंने कहां का अध्ययन किया, तो आप देखोगे कि मध्य पूर्व एशिया का अध्ययन किया हमारे
हरारी मॉडर्न है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रीय उपागम था। अब इसकी कमियां देख लो। ठीक है, कमियां वही होती है यार, जब हम राजनीति जैसे जो हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें किसी चीज की जो विशेषता बताते हैं ना, तो आलोचना जो विशेषता होती है वही आलोचना बन जाती है। जैसे है ना, जैसे ऐतिहासिक उपागम बताया, तो इतिहास का अध्ययन करते हो, उसकी विशेषता है। कमी क्या है कि केवल इतिहास पर जोर दे रहे हैं। तो ये हमारे विषयों में कुछ इनका ऐसा ही है, यहाँ ऐसे ही हो जाता है। तो जो कमियां है, जो विशेषता है, वही कमियां बन जाती है। अब जैसे देखो, क्षेत्रीय उपागम के आधार पर हमने एक नया विचार लाया कि राजनीति का अध्ययन अब क्षेत्र के आधार पर करेंगे। तो जब क्षेत्र के आधार पर राजनीति का अध्ययन किया, तो इसमें भी यही कमियां हो जाएगी कि भाई जरूरी नहीं कि एक क्षेत्र में एक जैसी सरकार हो। अब हमारे, आप भारत का ही अध्ययन देखिए, मतलब कि इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में देखो, भारत में लोकतंत्र है, तो क्या भारत के समान संस्कृति पाकिस्तान की है, म्यांमार की है, तो यहाँ हमारी जैसी सरकार है क्या? हमारी जैसी राजनीतिक रूप से वो मजबूत है? बांग्लादेश एक था, वो खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं है एक जैसे क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति है तो एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था हो। आप, हमारा उदाहरण तो दुनिया में सबसे महान है, भारत में इतना महान लोकतंत्र, की ओर हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में देखो, हालत खराब। अफगानिस्तान और हालत खराब। बांग्लादेश देखो, इधर तानाशाही आ गई। श्रीलंका देखो, वो बिल्कुल प्रताड़ित है। नेपाल हमारे यहाँ प्रताड़ित है। तो जरूरी नहीं है कि एक समान क्षेत्र में संस्कृति समान है तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी समानता मिलेगी, है ना? तो ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो इसकी आलोचना की जाती है, तो आलोचक कहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि भौगोलिक एकता, जरूरी नहीं है कि जैसे भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता, देशों की निकटता, है ना, ऐतिहासिक ऐतिहासिक और नर जाति मतलब कि लोग भी एक जैसे या एक ही मूल्य के हो, ये सब समानता अगर है, चाहे मान लो भौगोलिक रूप से समानता है, सांस्कृतिक रूप से कोई क्षेत्र एक है, निकटता है, ऐतिहासिक रूप से एक ही थे, जैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, संस्कृति एक जैसी है, जैसे भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका एक जैसी ही संस्कृति है, लोग एक जैसे हैं, यहीं के लोग जाकर इधर बसे हुए, पहले हम एक ही लोग थे। तो इतनी समानता होने के बाद भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां राजनीतिक समानता होगी। तो ये इसकी एक कमी है। तो ये कमी हम इसको बता देते हैं आपके क्षेत्रीय उपागम में। ठीक है, अब अगला हमारा चौथा नंबर का जो उपागम आता है, परंपरागत उपागम, उसको देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो हमारा उपागम है, देखो चौथे नंबर का, इसको नाम दिया समस्या समस्या समाधान उपागम। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये किसकी बात कर रहा है कि जो राजनीति में समस्याएं आ रही थी, इन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। इसमें क्या किया गया, इस उपागम में समस्या समाधान पर जोर दिया गया, समस्या समाधान पर जोर दिया गया। ठीक है, कि कैसे राजनीति में जो समस्या आ रही है उनका समाधान किया जाए। ठीक है, जैसे समस्या कैसे, संघवाद, एक संघवाद का विचार है, मान लो इसमें समस्या आ रही है कि राज्य और संघ में टकराव हो रहा है, तो एक ये समस्या हुई, संघवाद की समस्या, है ना। दूसरी समस्या ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन में जो लार्ड सभा है, इसको लेकर विवाद हो रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि लार्ड सभा नहीं होनी चाहिए, राज्यसभा कैसी होनी चाहिए। तो लार्ड सभा को लेकर हमारे सामने समस्या आई कि इसमें सुधार किया जाए। ठीक है, तो ये दो तरह की, मान लो एक समस्या, तो कोई भी समस्या लेते हैं समस्या समाधान उपागम में, और उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कह दिया जाता है समस्या समाधान उपागम। इसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं, देखो इसमें जैसे जिन जिन देशों में संघवाद की समस्या है, तो जिन जिन देशों में संघवाद को अपनाया है, तो उनका अध्ययन करेंगे। जैसे अमेरिका में है, यूएसए में है संघवाद, कनाडा में है, भारत में है। तो हर जगह की जो शासन व्यवस्था है, वहां के संघवाद का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की समस्याएं यहाँ आ रही है। तो इनके माध्यम से तीनों का अध्ययन करके देखेंगे, अगर यहाँ तो
नियम बनाते हैं, संघवाद की जो समस्या है उसको हल करने की इसमें कोशिश की जाती है। उसके माध्यम से उनमें क्या किया जाता है, कुछ सुधार किए जाता है, कुछ अनुशंसा की जाती है, ठीक है, अनुशंसा की जाती है, कुछ कार्य किए जाते हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए ना। तो इसमें समस्या समाधान उपागम में इतना याद रखना है कि समस्या के समाधान पर जोर दिया जाता है, बस यही है, इतना ही जानिए, कोई विशेष विचारक इसमें हुए नहीं। इसकी कमियां क्या है, कमियां वही होती है जो विशेषता होती है, ठीक है। तो बिना, कमियां क्या है कि बिना सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक परिस्थिति के को जाने हम, बिना सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक परिस्थिति को जाने समस्या समाधान नहीं कर सकते। समस्या समाधान नहीं कर सकते केवल दूसरे देशों का अध्ययन करके। आप समझिए, जैसे देखो संघवाद का एक उदाहरण लो। संघवाद, दो तरह के संघ है, यूएसओ का संघवाद देखो और भारत का संघवाद देखो। तो भारत में जो संघ कैसे बना है, भारत में अलग है। जैसे यूएसओ में कैसे बना कि जो 13 राज्य थे, ठीक है, 13 राज्य आए एक साथ और राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया, है ना। और इनमें यह है कि ये जो राज्य है ना, इनके बीच में ऐसी संधि हो गई है कि राज्य ने बनाया है, अंतर समझिएगा, राज्य ने बनाया संघ को। तो यहाँ राज्यों को बहुत पावर दिया गया है, ठीक है। राज्य उस तरीके से अलग नहीं हो सकते, उनमें कॉन्ट्रैक्ट है, पर राज्य बहुत शक्तिशाली है। यहाँ की संघीय व्यवस्था बनाया है शासन के लिए। पर अमेरिका में उतनी विविधता नहीं है, भारत में क्या है, जो विविधता है भाषा के आधार पर, इतिहास के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, हम राज्य को शक्ति, है ना, राज्य को शक्ति दी तो आंदोलन करके अलग होने की मांग करने लगेंगे। भारत में पूरे देश बन सकते इतनी विविधता है। जब राज्यों में टकराव होते रहते तो हम उनको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, भाषा के आधार पर राज्य बना देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो समस्या अलग है संघवाद की, उसके लिए हमको पूरा का पूरा इतिहास समझना पड़ेगा। भारत की तो लोगों में संस्कृति इतनी अलग है, भाषा अलग है, तो बहुत सारे पक्ष आते हैं यार। तो किसी समस्या का अमेरिका में जो समाधान है वही समाधान भारत में नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत ज्यादा समस्या आती है ना। तो क्योंकि समाज अलग होता है, लोगों के विचार अलग होते हैं, धर्म का संकट आ जाता है, संस्कृति का संकट आ जाता है, इसलिए यहाँ के संघवाद को हमें अलग रूप में देखे जाने की जरूरत है, ठीक है। तो यही इसकी कमियां हैं कि जरूरी नहीं है कि एक जैसे व्यवस्था होने के बाद भी उनका समाधान एक जैसा हो, क्योंकि ये बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनको देखना होता है ना। अलग अलग आधार होते हैं किसी भी राष्ट्र के बनने के, आधार अलग है, इसलिए अगला हमारा 5वां वर्ग का उपागम है, ठीक है, वो है, तो कहते हैं संस्थात्मक, संस्थात्मक, ठीक है, उपागम, या इसको प्रकार्यात्मक उपागम कहते हैं। प्रकार्यात्मक, केवल प्रकार्यात्मक या संस्थागत उपागम है ना, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम अलग है। ये देखो संस्थागत उपागम है ना, यहाँ संस्थागत या प्रक्रियात्मक उपागम आप इसको कह सकते। तो क्या है ये, देखो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये है संस्थात्मक उपागम, है ना, संस्थागत उपागम इसको आप कह लीजिए। प्रकार्यवाद अंदर लिखेगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रकार्यवादी भी कहा जाता है, ठीक है, या प्रक्रियात्मक आप कहेंगे, प्रकार्यात्मक उपागम, संस्थागत उपागम में आप कह लीजिएगा, ठीक है। इस उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल जो संस्थाएं है, संस्थाएं मतलब राजनीतिक संस्थाएं, है ना, राजनीति पढ़ रहे, तो जो राजनीतिक संस्थाएं है इनके द्वारा व्यवहार किया जाता है। व्यवहार यानी कि जो कार्य किया जाता है, जो भी राजनीतिक संस्थान है ना, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका,
ये जो कार्य करती है ना, प्रकार्य का मतलब ये होता है कि ये संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जैसा वो व्यवहार करती है। संसद एक संस्था है, तो संसद के पूरे व्यवहार का इसमें अध्ययन किया, उसके कार्यों का, व्यवहार का, केवल उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा कि संसद कैसी बनी क्या, नहीं। अब संसद क्या कार्य कर रही है उसका भी अध्ययन इनमें किया है इन्होंने, जो संस्थात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है ना। तो संस्थाओं के व्यवहारों के अध्ययन पर बहुत ज्यादा बल दिया, ठीक है, कि कैसे ये व्यवहार करते हैं। तो अलग अलग देशों की उन्होंने संसद के व्यवहारों का अध्ययन किया और उनके आधार पर कुछ नियम बनाए या कुछ सिद्धांत बनाए। यही तुलनात्मक राजनीति में हम करते हैं, ठीक है। तो इसी को नाम दे दिया इन्होंने, क्या, संस्थात्मक उपागम, की जो संस्थाएं जो व्यवहार करती है, जो कार्य करती है, उसके आधार पर इसको क्या नाम दे दिया, संस्थात्मक उपागम इसको नाम दे दिया, ठीक है। यही संस्थात्मक आपका उपागम है। ये 1930 के बाद में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ, ठीक है ना। 1930 के बाद में लोकप्रिय हुआ कि हमने अब केवल हम संस्थाओं का अध्ययन करके उसमें कमी आई तो उनको दूर करने के लिए अब हम संस्थाओं के किस पर बल देने लगे, व्यवहार पर, ठीक है। हमने संस्थाओं के व्यवहार बहुत ज्यादा बल दिया, तो इसी को हमने क्या कह दिया, संस्थात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, ठीक है। तो कौन से ऐसे विचारक हुए जिन्होंने इसका विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो देखो इसमें विचारक हुए हरमन फाइनर। फाइनर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में कार्ल फेडरिक, मॉरिस डुवर्जर, ठीक है, और केसी विहियर, ठीक है। इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया, संस्थाओं के कार्यों का या संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन किया, है ना। ये परंपरागत उपागम के तहत आता है। परंपरागत रूप से जो संस्था है उन्हीं के कार्यों और व्यवहार का इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। तो इन विचारकों का इसमें बहुत ज्यादा रोल था, ठीक है। तो इनने संस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं एक नया तरीके से अब तुलनात्मक राजनीति का इसमें विकास हुआ था, ठीक है। इन्होंने केवल जब वो व्यवहार करती है उनके कार्यों का बस अध्ययन किया, इसके अलावा कोई सिद्धांत वगैरह उस तरीके से बनाने की कोशिश नहीं की। तो इन लोगों का इस रूप में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा 5 उपागम जो आपके परंपरागत उपागम के अंतर्गत शामिल होते हैं, है ना। और यही आपके परंपरागत 5 उपागम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बस बेसिकली समझाने की कोशिश की है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है वही लिखाए है कि आप कंफ्यूज ना हो, और इन नामों के माध्यम से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो जो जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ केवल इनको आप याद रखिएगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। देखो अब कुछ जो परंपरागत उपागम है ना, ये यहाँ पर आपके 5 उपागम खत्म हुए। तो जो परंपरागत उपागम है, परंपरागत उपागम, इससे संबंधित, परंपरागत उपागम से जो संबंधित किताबें, है ना, या तथ्य देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति के उपागम के जो परंपरागत उपागम है इसका विकास करने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी कुछ बुक्स है ना, वो देख लो, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जेम्स ब्राइस, पहले देख लीजिए, जेम्स ब्राइस, इनकी बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी। क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, किसकी बुक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है, 1921, ये जेम्स ब्राइस ने लिखी। इसमें इन्होंने तुलनात्मक राजनीति की बात की, ठीक है। जो हमारे है, हार्मन हाइनेकर, इनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद में
कार्ल फ्रेडरिक, इनकी किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। रॉबर्ट माइकल, इनकी किताब का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। एक और विचारक देख लीजिए, मॉरिस डुवर्जर, मॉरिस डुवर्जर। ठीक है, इनने किताब लिखी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, ये कुछ इससे संबंधित मैंने आपको किताबें भी बता दी है। तो देखो एक बार मैं बता देता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक पढ़ा, पहला जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा परंपरागत उपागम, है ना। परंपरागत उपागम हमने पढ़ा। परंपरागत उपागम में हमने क्या पढ़ा, तो हमने इसमें जो पहले नंबर पे हमारा उपागम पढ़ा, उसको हमने कहा औपचारिक, औपचारिक या वैधानिक, वैधानिक, संस्थागत, संस्थागत उपागम। ठीक है, ये हमारा पहला उपागम हो गया। दूसरा उपागम हमने हमने इसमें देखा ऐतिहासिक उपागम, एक टू आएगा, हमने देखा ऐतिहासिक उपागम। ठीक। फिर तीसरा हमने उपागम देखा, उसको कहते हैं क्षेत्र उपागम, क्षेत्र उपागम। इसके बाद में चौथा हमने उपागम देखा समस्या समाधान, समस्या समाधान उपागम। ठीक है। पांचवा उपागम हमने कौन सा देखा इसमें, वो हमने देखा संस्थात्मक, संस्थात्मक या इसको कहते हैं प्रकार्यात्मक उपागम। इनको बहुत ध्यान से हमने देखा। यहां पर आप देख लीजिए जो परंपरागत उपागम है, क्या देखेंगे, जो परंपरागत उपागम है, परंपरागत उपागम, इसकी कमियां क्या रही, है ना। तो पहली कमियां क्या रही कि इनका जो अध्ययन है, अध्ययन मुख्यतः जो क्या था, मुख्यतः मतलब कुछ विचारकों ने एकाधिक उपागम में, क्षेत्रीय उपागम में दूसरे देशों का अध्ययन किया, बाकी इनका जो मुख्यतः अध्ययन है ना, यूरोप अमेरिका केंद्रित रहा। ठीक है, यूरोप अमेरिका केंद्रित, ये इनकी एक कमियां रही। इन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति संस्कृति का प्रयोग किया, राजनीतिक संस्कृति होती है ना, मतदाता कैसे वोट देते हैं, सब करते हैं, जो राजनीतिक मूल्य होते हैं या जो राजनीतिक विचार होते हैं स्पेशली यूरोप के, इनका ही प्रयोग किया, है ना। और जो एशिया है, जो अफ्रीकाई संस्कृति है, मतलब कि एशिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारे अफ्रीका की राजनीतिक व्यवस्था है, यहाँ जो नए नए देश बने, मुख्यतः इनके जो मूल्य होते हैं, इनके हिसाब से जो अलग राजनीति होती है, इनकी इन्होंने उपेक्षा ही की, है ना। इन्होंने यूरोपीय देशों के माध्यम से राजनीति का अध्ययन करने की कोशिश की, ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी क्या रही, दूसरी कमी आप कह सकते हैं कि जो परंपरागत उपागम था, जो परंपरागत उपागम था, ये औपचारिक ज्यादा था। इसकी कमी क्या रही कि औपचारिक ज्यादा था, है ना। औपचारिक ज्यादा था मतलब जो राजनीतिक संस्थाएं है, संस्थाएं, संस्थाओं कहेंगे तो जो राजनीतिक संस्थाओं है, बहुत जोर दिया गया, इनके अध्ययन पर इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है। और कोई वैज्ञानिक सिद्धांतों का इनने निर्माण नहीं किया, मतलब केवल औपचारिक अध्ययन करके अपना काम किया। वैज्ञानिक सिद्धांत, राजनीति में कुछ बड़े सिद्धांत बने,
या व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने कुछ बात करके कुछ सिद्धांत बनाए हो, तो ये सब इन्होंने नहीं किया कि जो पूरी राजनीति में लागू की जा सके। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने कुछ नया नहीं किया, केवल औपचारिकता पूर्ण अपना अध्ययन करके आरोप लगाए जाते हैं। तो इसलिए तो इनको परंपरागत रखा कि जो संस्था जैसी बनी है उसका अध्ययन कर लिया, तुलना कर ली और बस बता दिया कि ये ऐसा ऐसा है, ये राजनीति में ये चीजें आती है। तो ये इनकी कमियां रही, ध्यान रखिएगा। ये तो तुलनात्मक जो राजनीति है इसका जो परंपरागत उपागम है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम है ना, इसकी कमियों को किसने बताया? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम, इसकी कमियों को हमारे जो विचारक हुए जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम है मैक्रीडीज, तुलनात्मक राजनीति के, ठीक है, मैक्रीडीज। इन्होंने बुक लिखी जिनका नाम है द स्टडी, बुक का नाम है द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है ना। और किताब में इन्होंने इसकी कमियां बताई, परंपरागत जो उपागम है इसकी कमियों को इन्होंने यहाँ इसमें बताया, ठीक है, अपनी बुक में बताई। तो परंपरागत उपागम में बहुत सारी कमियां रहेगी, ये वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया, इनने कुछ बड़े सिद्धांत या नियम नहीं बनाए राजनीति के लिए। तो इनको दूर करने के लिए किसकी बात हुई? इनको दूर करने के लिए फिर हमने आधुनिक उपागमों को बनाया, है ना। इसको दूर करने के लिए हमने आधुनिक उपागमों को बनाया। तो अब आधुनिक उपागम क्या है? तो आप कहेंगे जो हमारा व्यवस्था उपागम है ना, जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम हुआ आएगा, जो मार्क्सवादी उपागम आएगा, तो हमने कुछ नए आधुनिक उपागमों का यहाँ पर फिर प्रयोग किया, नए आधुनिक उपागमों को बनाया इनकी कमियों को दूर करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो परंपरागत उपागम है तुलनात्मक राजनीति का, वो समाप्त होता है।